दोस्तों, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जब कोई किसी ओहदे पर मुतमक्कन होता है तो हम लोग शुरू से ये करते हैं कि उसकी काबिलियत तलाश करते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या गवर्नर हमारे मुल्क में या सूबे में आए हैं, इनकी काबिलियत क्या है, इनमें क्या क्या खूबियाँ हैं और ये किस तरह से आए हैं। लेकिन ये जिस चोर दरवाज़े से लाए जाते हैं, ये हम में से अमूमन लोगों को मालूम नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों को मालूम होता है जो ये जोड़ तोड़ करते हैं। गुज़िश्ता अगर आप तारीख़ पे नज़र डालें तो सिंध में एक गवर्नर थे मोहम्मद ज़ुबैर। ये वही मोहम्मद ज़ुबैर है जिनकी एक वीडियो आई थी और शर्मनाक सी वीडियो थी, कोई ऐसी अच्छी नहीं थी उसका तज़किरा किया जाए। लेकिन देखें, आप कहानी को फिर जोड़िएगा सिरा आपस में कि जो इनकी वीडियो आई थी ये क्यों आई थी, कैसे आई थी, और यकीनन इसके सिरे वहीं से मिलते हैं जहां वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। तो मोहम्मद ज़ुबैर जो गवर्नर सिंध रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़बान खोल दी है, पोल खोल दिया है और उस जोड़ तोड़ के बारे में और उस साजिश के बारे में बता दिया है। और इन्होंने बताया है जावेद चौधरी को, जो कॉलमिस्ट हैं, और उनको इन्होंने ये सारा कुछ बताया है। उनका पेट जो था वो फटा जा रहा था, इस राज को छुपाए छुपाए फूला जा रहा था, तो उन्होंने अपना बोझ हल्का किया है। और कौमी अमानत तो नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं होते कि ये कौम से कोई वफ़ा करेंगे या उसकी अमानत को कोई राज रखेंगे। ये ख़ुद भी इसी तरह के लोग होते हैं। जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है वो ख़ुद भी कभी अच्छे लोग नहीं होते हैं, जो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो क्योंकि वो सोचते समझते नहीं हैं कि इसमें मुल्क और कौम का क्या फ़ायदा है, वो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे देखते हैं। तारीख़ में ये तो आ गया ना कि मोहम्मद ज़ुबैर सिंध के गवर्नर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह इस ओहदे तक पहुँचे उसका किस्सा इन्होंने जावेद चौधरी से बयान किया है, जिसे जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा है। मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में लिखते हुए ये तारुफ उनका लिख रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक गवर्नर सिंध थे, वरना मोहम्मद ज़ुबैर से हमें क्या वास्ता, जब गवर्नर सिंध रहे हैं तो फिर आपकी तो बात होगी, आपसे सवाल जवाब भी होंगे, आपने क्या किया गवर्नर रह के वहाँ, ये सब भी हिसाब किताब होगा। सिर्फ तारीख़ बनाने से नहीं होता है बल्कि हिसाब भी देना पड़ता है। जावेद चौधरी लिखते हैं मोहम्मद ज़ुबैर के तारुफ के तौर पर कि इनके वालिद ग़ुलाम मोहम्मद फ़ौज में मेजर जनरल थे। ज़ुबैर साहब MBA के बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड में दाखिल हुए और IBM के मिडल ईस्ट और अफ्रीका के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। सन 2012 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और 2013 की हुकूमत में नजकारी कमीशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और सिंध के गवर्नर बन गए। ये पानामा केस, मियां नवाज शरीफ की सज़ा और फिर जेलावतनी के दौरान जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से राबते में थे। गौर से सुनिएगा। और बतौर एलची काम कर रहे थे। पैगाम रसानी के इस अमल में इनका सियासी कत्ल हो गया। ये तो होना था, ये तो होता ही है। और पार्टी ने उन्हें अमलन कॉर्नर कर दिया, यानी जब अपना मतलब निकाल लिया तो किक आउट कर दिया। जो लात मार के करते हैं वही दीवार से लात मार के दीवार से लगा दिया। मोहम्मद ज़ुबैर ने चंद दिन कबल मुझसे रब्ता किया, यानी जावेद चौधरी से रब्ता किया और जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के राबतों से मुतल्लिक कुछ हक़ाइक़ बयान किए। मैं स्टोरी के चंद हिस्सों से वाकिफ़ था, चुनांचे गुफ्तगू के दौरान मैं उनसे सवाल करता रहा और नहायत ईमानदारी से वो मुझे जवाबात देते रहे। मैं गुफ्तगू का एक हिस्सा उनकी रजामंदी से तहरीर कर रहा हूँ। ज़ाहिर मकसद यही था कि इसे बताया जाए, दुनिया को सुनाया जाए कि मेरे साथ क्या हुआ और ये लोग किस तरह के हैं। मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे बहुत इज्जत दी, 2 अहम तरीन इदारों का चेयरमैन और गवर्नर सिंध बनाया। मैं जब नजकारी कमीशन का चेयरमैन था तो $1 बिलियन की नजकारी हुई। मैं मिलियन डॉलर के फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करता था, लेकिन नवाज शरीफ ने मुझे किसी काम से रोका और ना ही किसी की सिफारिश की। लिहाजा मैं दिल से उनका एहसान मंद हूँ और उनके एहसानात और इज़्ज़त की वजह से आज तक पार्टी में हूँ। मुझे 2018 में पार्टी छोड़ने और नई हुकूमत में अहम पोजीशन की ऑफ़र हुई थी। मुझे कहा गया था कि तुम गवर्नर भी रह सकते हो और नई हुकूमत में अहम पोर्टफोलियो भी ले सकते हो, बस तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया।
मेरी बीवी ने भी कह दिया था कि तुमने अगर ये ऑफ़र कबूल की तो मैं तलाक ले लूँगी। खैर वो जाने, उनकी बीवी जाने, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग शरीफ फैमिली से इतने कमिटेड हैं। मैंने पूछा, यानी जावेद चौधरी ने पूछा कि क्या जनरल बाजवा के कज़न अंजुम नज़ीर वेराइच आपकी फैमिली फ्रेंड है? ज़ुबैर साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे उनसे 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। मैं जब भी इस्लामाबाद आता था उनके घर ठहरता था। मैंने पूछा कि आप इनके ज़रिए जनरल बाजवा से मिलते थे? उनका जवाब था, वो भी एक सोर्स थे, मगर गवर्नर की हैसियत से मेरे जनरल बाजवा साहब से बराह रास्त ताल्लुकात भी थे। यूँ मैं 27 अगस्त 2020 को उनसे मिला। मैंने पूछा, आप क्यों मिले थे? उनका जवाब था, मैं मियाँ साहब का पैगाम लेकर उनके पास गया था। मैंने पूछा, मुलाकात कैसी रही? उनका जवाब था, मुलाकात का दौरानिया 4 घंटे था। मियाँ साहब और मरियम नवाज पर पाबंदी थी। उनकी तस्वीर, आवाज़ और ख़बर तक मीडिया पर नहीं चलती थी। मैंने जनरल बाजवा को समझाया, रियासत ने शेख मुजीब से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक पर ये पाबंदियाँ लगाकर देख ली, क्या नतीजा निकला? सिर्फ मुल्क का नुकसान हुआ। इस बार भी इन पाबंदियों का सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा। जनरल बाजवा ने पूछा कि आप बताओ कि क्या मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ या मरियम नवाज? मैंने जवाब दिया, ये फैसला आपके रिटायरमेंट के बाद होगा। आप रिटायर होने के बाद लाहौर जाएं और दूसरी तरफ से मरियम नवाज आए, फैसला ये हो जाएगा। कि मैंने पूछा, क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी? ज़ुबैर साहब का जवाब था, ये बात दुरुस्त है। जनरल बाजवा बार बार कह रहे थे मरियम नवाज की कोई गुंजाइश नहीं, और मैं जवाब में कहता रहा, ये फैसला करने वाले अब कौन होते हैं? बहरहाल मेरी कोशिश रंग लाई और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को स्पेस मिल गई। मरियम साहिबा की खबरें चलना शुरू हो गई और 20 सितंबर 2020 को पीडीएम बन गई। मैंने उनसे पूछा, क्या पीडीएम आपके मुज़ाकरात का नतीजा थी? ज़ुबैर साहब का जवाब था, हाँ, एक वजह ये भी थी। मैंने पूछा, मीटिंग के बाद क्या हुआ? ज़ुबैर का जवाब था, मैंने मियाँ नवाज शरीफ को मुलाकात की तफसील से मुतला कर दिया। मुझे इसके बाद जो बताया गया, मैं वो पैगाम लेकर 7 सितंबर 2020 को दोबारा आर्मी चीफ से मिला और इस मरतबा जनरल फैज़ हमीद भी मीटिंग में मौजूद थे। ये मुलाकात भी तवील थी और इसमें भी बहुत कुछ तय हुआ। मैंने पूछा, क्या इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का फैसला इस मीटिंग में हुआ था? ये बोले, मैं ये दावा नहीं करता, मगर आप बात के तमाम वाक़यात देख लें। मेरी मीटिंग 7 सितंबर को ही, पीडीएम 20 सितंबर को बनी और फिर इमरान खान की हुकूमत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। मैंने पूछा, इस्टेब्लिशमेंट फिर आपसे नाराज़ क्यों हो गई? उनका जवाब था कि मरियम नवाज ने 23 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कह दिया था, सियासी फैसले जीएचक्यू के बजाय पार्लियामान में होने चाहिए। और फिर मियाँ साहब ने 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में तकरीर की। इनसे मसाइल पैदा हो गए। मैंने पूछा, आपकी मुलाकात की खबर आईएसपीआर ने क्यों दी थी? बोले, ये खबर डीजी आईएसपीआर ने 23 सितंबर 2020 को एआरवाई पर बीपर देकर रिलीज़ की थी। अरशद शरीफ मरहूम को 7 बजे खुसूसी तौर पर स्टूडियो में बिठाया गया। डीजी का टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मेरी दोनों मुलाकातों की तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, कि आप जानते हैं कि आपकी दोनों मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग मियाँ साहब को दे दी गई थी, जिसके बाद आपके मियाँ साहब से ताल्लुकात ख़राब हो गए? मोहम्मद ज़ुबैर का जवाब था, मुझे इसके बारे में नहीं है, मैं ये सिर्फ आपसे सुन रहा हूँ। ताहम ये हकीकत है, सितंबर 2020 के बाद मेरे मियाँ साहब से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। वो तो होने थे, मियाँ साहब के तो सबसे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। मियाँ साहब तो किसी का एहसान ही नहीं मानते और जो इन पे एहसान करता है वो उसको डसते ज़रूर हैं। ये जनरल बाजवा का मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहना है। मुझसे शहबाज शरीफ ने भी कहा, आपने हमारे साथ गलत बयानी की थी। मेरा जवाब था, मैं इतनी लंबी मीटिंग्स में नोट्स नहीं ले रहा था। मैंने जो बताया अपने याददाश्त की बुनियाद पर बताया, लिहाजा अल्फाज का हेर फेर हो सकता है, लेकिन मफहूम वही था। मैंने पूछा, क्या आपको ये रवैया बुरा लगा? उनका जवाब था, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं उस वक्त मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा का तर्जुमान था जबकि पार्टी के तमाम तर्जुमान भाग चुके थे। कोई शख्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे 2017 में जनरल नवेद मुख्तार ने बुलाकर कहा था, तुम लोग मरियम नवाज के साथ फौज के खिलाफ मीडिया सेल चला रहे हो। मैं इस वक्त गवर्नर था। मैंने उन्हें बताया था, हमारी पार्टी के लोग टॉक शोज में जाते हैं, इसलिए हम तैयारी करते हैं। हमारे मीडिया सेल में फौज के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनता। मुझे इस वक्त भी तोड़ने की कोशिश की गई। असद उमर मेरा भाई है, ये पीटीआई में था। डॉक्टर आरिफ अलवी और अली जैदी मेरे पुराने दोस्त थे। हम इकट्ठे पले बढ़े हैं। 2018 में जब तब्दीली आ रही थी तो तब्दीली लाने वालों और उन दोस्तों ने मुझे लंबी चौड़ी ऑफर्स दी, मगर मैंने मुआज़रत कर ली। अक्टूबर 2021 में
पेंडोरा पेपर्स आए, इनमें इसहाक डार के बेटे अली डार का नाम था। पार्टी में कोई शख्स दफा के लिए तैयार नहीं था। ये काम भी मैंने किया। मियाँ साहब और मरियम साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के तमाम तर्जुबान गायब हो गए, मगर मैं मुसलसल बोलता रहा। मैंने आखिर में पैगाम रसानी का वो काम भी किया जिसके नतीजे में मियाँ साहब भी नाराज हो गए और जनरल बाजवा भी। मुझे इन तमाम खिदमात का क्या फ़ायदा हुआ? मैं कारपोरेट सेक्टर से आया था, मिलियंस में तनख्वाह लेता था और करोड़ों की मराद थी, जबकि मैंने सियासत में मुफ्त काम किया। मैंने गवर्नर तक की तनख्वाह भी नहीं ली। मरियम साहिबा की हर पेशी पर कराची से आता था और मोहतरमा के पहुंचने से पहले अदालत पहुंच जाता था। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो काबीना में 83 लोग थे, सिर्फ मैं नहीं था। मुझे इसका भी कोई मलाल नहीं, लेकिन मुल्क के बारे में मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ कि हम जब तक मईशत का खून चूसने वाले सरकारी इदारे फरोख्त नहीं करते, हम उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। आगा खान फाउंडेशन मुल्क का जदीद तरीन अस्पताल बना रही है। उसकी लागत 60 अरब रुपए है, जबकि PIA 120 अरब रुपए फूंक देती है। क्या मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए? निजकारी हमारे दौर में मुकम्मल होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, और अगर ये भी नहीं होती तो फिर हम दलदल में धंसते चले जाएंगे। मैंने पूछा, सियासत में आपका तजुर्बा कैसा रहा? उनका जवाब था, कहा जाता है सियासत में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, हम 3 आए थे। मुल्क का सबसे कामयाब CEO असद उमर आया, मैं भी आया, और मफ्ता इस्माइल भी था। हमारे साथ क्या हुआ? हम तीनों सियासत से बाहर हैं, जबकि वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, वो सब के सब तरक्की करते चले जा रहे हैं। आप इससे सियासत के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा लीजिए। ये वो बातें थीं जो दिल के फफोले फोड़े, अपने दिल का बोझ उतारा मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ गवर्नर सिंध ने और जावेद चौधरी को बताया। जावेद चौधरी ने इसे सफ़े करतास पे लिखा और दुनिया के सामने आम कर दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया लफ्ज़ ब लफ्ज़। लेकिन शर्म का मुकाम है कि हम जो काबिलियत तलाश करते थे, ये काबिलियत हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन जोड़ तोड़ रेशा दवानियों और इन लंतरानियों के बाद जो आपस में ये गाते हैं और करते हैं, ये गवर्नरशिप दी जाती है, ये ओहदे मिलते हैं। और जो आखिर में जावेद चौधरी ने लिखा और मोहम्मद ज़ुबैर ने बताया कि वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं जो ना पढ़े लिखे होते हैं, ना लिखना जानते हैं, ना बोलना जानते हैं, और वही तरक्की करते चले जाते हैं। जो आला तालीम याफ्ता होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक कहता है इमरान खान, एक तो ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं और पढ़ना भी नहीं चाहते। क्या ख्याल है दोस्तों? ये जो सारी सच्ची तफसीलात आपने सुनी, मैं हूँ फरजाना और असलम। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका एक ताल्लुक़ बना रहे।